दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास में प्रतिशत टॉपिक कर रहे थे। प्रतिशत की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी थी। आज की हमारी ये चौथी और अंतिम क्लास है। इसके बाद हमारा प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो प्रतिशत टॉपिक में आज हम 2 टाइप्स करेंगे। एक तो है जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, एक है आय से संबंधित प्रश्न। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या संबंधित प्रश्न हम अभी देखते हैं। पहले टाइप नंबर 10 के अंदर 9 टाइप्स हम कर चुके थे। टाइप नंबर 10 में हम जनसंख्या से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। यदि ये जो अंतिम जनसंख्या मतलब बाद की जो जनसंख्या पूछी हो, ये कैसे ज्ञात करते हैं? इसका एक सूत्र है कि प्रारंभिक जनसंख्या जो शुरू में थी, प्रारंभिक जनसंख्या गुणा में 100 प्लस माइनस r अपॉन 100 की पावर t। कहने का मतलब है कि बाद की जनसंख्या हमसे पूछी जाती है, तो बाद की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए जो शुरू की जनसंख्या है वो गुणा में 100 प्लस माइनस r। प्लस माइनस r का मतलब है प्लस हम तब लेंगे जब वृद्धि हो और माइनस हम जब लेंगे जब कमी हो। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा मैंने, इस क्वेश्चन वृद्धि है तो यहाँ प्लस का साइन यूज करेंगे, यदि कमी होती तो माइनस का साइन यूज करते हैं। r का मतलब है कितने प्रतिशत की, वो यहाँ पर r का मान आ जाएगा। और t का मतलब कितने वर्ष, t का मतलब टाइम, टाइम यानी कितने वर्ष। कहता है कि अगर 2 साल बाद की ज्ञात कीजिए तो t का मान 2 रख देंगे। कहने मतलब इनको 2 बार गुणा करेंगे। अगर 3 साल बाद की पूछी हो तो हम t का मान 3 रख देंगे, तो उसको 3 बार गुणा करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद की पूछी गई है तो t का मान हम इसमें 2 रख देंगे, तो 2 वर्ष से गुणा करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वर्ष 2001 में किसी गांव की जनसंख्या 20,000 थी, यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। हमें शुरू की जनसंख्या दी गई है और बाद की जनसंख्या पूछी कि 2 वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी। तो हमारे पास ये सूत्र है अंतिम बाद की जनसंख्या ज्ञात करने का। तो क्या है सूत्र, उसको अप्लाई करते हैं कि प्रारंभिक जनसंख्या जो शुरू में जनसंख्या थी कितनी थी, 20,000 गुणा में 100 प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए वृद्धि हो रही है 10% की, वृद्धि के लिए हमें प्लस का साइन यूज मिलेंगे। तो प्लस r कितने प्रतिशत की, 10% की, तो 10 और बटे में 100 की पावर t। मतलब कितने वर्ष के बाद पूछा इसने, 2 वर्षों के बाद पूछा, तो कहने वाले यहाँ 2 पावर कर देंगे। यहाँ 2 पावर करने का मतलब आपको एक बार पहले बताया था मैंने, यदि a की पावर 2 है तो कहने का मतलब a का 2 बार गुणा, a गुणा a। तो यही हम इसमें करने वाले हैं, पावर 2 है इसका 2 बार गुणा करेंगे, 100 प्लस 10 बटे 100। अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। जैसे 20,000 है गुणा 100 प्लस 10 110 बटे में 100 गुणा में 100 प्लस 10 110 बटे में 100। जो जीरो कैंसिल हो गए कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। इसको गुणा कर लेते हैं, 11 × 11 121 और डबल जीरो गुणा 200 कर दो, 2 गुणा 2 जीरो 200 हो गया। तो 121 गुणा 200 कर लेते हैं हम, तो 2 4 2 और डबल जीरो 24,200। तो ये हमारे पास 2 वर्ष बाद की जनसंख्या में फाइंड कर ली हमने, वो हुआ है 24,200। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि वर्ष 2001 में किसी गांव की जनसंख्या 20,000 थी, यानी प्रारंभिक जनसंख्या 20,000 थी, यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 10 पर वृद्धि के लिए प्लस साइन और 10 की होती है तो प्लस 10। और कितने वर्षों बाद बचा है, 2 वर्षों के बाद, तो यानी t मतलब 2, t मतलब टाइम 2 वर्ष हो गया, तो उसका 2 बार गुणा करेंगे। तो मैंने इसको 2 बार गुणा कर दिया। यदि ये पूछता 3 वर्ष बाद की ज्ञात कीजिए तो एक बार और हमने 100 प्लस 10 बटे 100 लगा देते हैं। उस पर सॉल्व करना है, 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 10 110, उस पर कैंसिल आउट करें 24,200। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमने कैलकुलेट कर ली, नोट कर लीजिए इसको। जैसे इस प्रश्न में प्रारंभिक जनसंख्या हमें गिवन थी और हमें बाद की जनसंख्या पूछी गई है, तो हमने इस सूत्र का प्रयोग किया। यदि आपको प्रारंभिक जनसंख्या पूछी गई हो
यदि ये पूछी गई और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें पता हो, यानी मतलब अंतिम जनसंख्या हमें ज्ञात हो और प्रारंभिक जनसंख्या हमसे पूछी गई हो कि प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी और जिसमें कि 10% की वृद्धि की गई, तो आपको करना क्या है, इसी एक सूत्र को ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको एक और सूत्र याद रखना पड़े, आप इसी सूत्र को याद रखिए। तो इसमें बस इतना ही होगा कि अपने को अंतिम जनसंख्या जो हमें ज्ञात होना बस वो लिख दीजिए। हमें अंतिम जनसंख्या पता है, आप वो लिख दीजिए। प्रारंभिक जनसंख्या नहीं पता, वो मत लिखिए। हमें इसके बारे में पता है कि ठीक है वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा देंगे, और आर मतलब 10 लगा देंगे, और टी मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें तो 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा करना। जब ये 100 + 10/100 110/100 है ना, ये जब इधर लेके आएंगे तो वज्र गुणा होकर ये जैसे a/b है तो यहाँ गुणा होकर b/a हो जाएगा। इतना ही होगा बस, 100/110 और 100/110 2 बार आ जाएगा। हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें पता लग जाएगा आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस है हम देखते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, हमें प्रारंभिक जनसंख्या दी गई है 5000, ठीक है, और प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष में 50% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमसे पूछी गई है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला से करते हैं, हमने बाद की ज्ञात करनी है, यानी अंतिम वर्ष की ज्ञात करनी है हमें। तो प्रारंभिक जनसंख्या हमारे पास गिवन है 5000, ठीक है, गुना 100 ± r, 100 ± r। प्रथम वर्ष में ये कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है। प्रथम वर्ष में ये 20% की वृद्धि के लिए प्लस लगा दिया, और वृद्धि 20 की कर रहा है तो 20 लगा दिया, और बटे में 100, यानी 100 + 20 120/100। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर 120/100 गुणा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि कर रहा है, तो वही एज इट 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125/100, और वही आगे, और तीसरे वर्ष में 50% की वृद्धि कर रहा है तो गुणा 100 + 50 150/100। अब इसे कैंसिल सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 25 चौका 100 और 25 5 125, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, और 4 × 4 4 के 12। तो आंसर क्या है लास्ट में 50 गुणा 15 गुणा 15। इसे गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर आता है 11250 आंसर आता है इसका। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि टोटल 3 वर्ष या 2 वर्ष नया देकर अलग अलग वर्षों की अलग अलग वृद्धि हमें दी गई थी कि प्रथम वर्ष में 20% की, दूसरे वर्ष में 25% की, और तीसरे वर्ष के अंदर 50% की वृद्धि थी, और वही 3 वर्ष बाद की हमें बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी थी। तो वही मेथड लगाया कि अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या में गिवन थी, और प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हुई तो 100 + 20/100, दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हुई तो 100 + 25/100 मतलब 125/100, और तीसरे वर्ष में 50% वृद्धि हुई तो 100 + 50/100 यानी 150/100। कैंसिल आउट करके गुणा करके हमने आंसर निकाल लिया 11250। नोट कर लीजिए इसे। जैसे इस क्वेश्चन में तीनों वर्ष की वृद्धि हुई है, बाय चांस क्वेश्चन ऐसा ही है, इधर भी वृद्धि हुई है, इधर भी वृद्धि हुई है, और तीसरे वर्ष भी वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई इसलिए हमने 100 में जोड़ दिया। यदि कहीं भी एक वर्ष में कमी हो जाती है, जैसे यहाँ पर 20% वृद्धि हुई तो 120/100। यदि दूसरे वर्ष 25% कमी हो जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 100 - 25/100 कर देते, यानी कि 75/100 हो जाता। इतनी सी बात है। यदि वृद्धि है तो प्लस में लिख देंगे, अगर कमी हो जाती है तो माइनस करके लिख देंगे। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिखा आगे, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तथा 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या जो है इतनी हो जाती है। कहने मतलब अंतिम जनसंख्या हमें दी गई है और पूछा गया हमसे प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला वही यूज करना है, हमें कुछ भी रटना नहीं है। मैथ को क्या समझिए आप, मैं कोई भी ट्रिक नहीं बता रहा, उसका मतलब इतना ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करें स्पीड अपने आप एक्सटेंड होती है, अपने आप बढ़ती जाएगी। ज्यादा ट्रिक्स याद नहीं रख पाते अपन,
एक सूत्र है उसको याद रख सकते हैं हमने। अगर 10 क्वेश्चन के लिए 10 ट्रिक लगाएं तो कभी याद नहीं रहती हमें, इसलिए सूत्र में उसी सूत्र का प्रयोग करूंगा। वो सूत्र था हमारा अंतिम जनसंख्या। तो अंतिम जनसंख्या हमें दी गई है तो बस वो अंतिम जनसंख्या यहाँ लिख दूंगा 1331 और 00 बराबर प्रारंभिक जनसंख्या। हमें पता नहीं है तो उसकी जगह बस प्रारंभिक जनसंख्या लिख दीजिए। और गुणा में क्या था 100 प्लस या माइनस वृद्धि हुई है तो प्लस कितने प्रतिशत की 10 की बटे में 100 और कितने टाइम्स कितने वर्ष पहले की जनसंख्या दी हमें 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई है 3 वर्ष पहले ज्ञात करनी है यानी 3 वर्ष समय दिया होगा हमें। तो इसका मतलब यहाँ t का मान 3 आ जाएगा। t का मान 3 का मतलब होता है कि इसका 3 बार गुना कि 100 प्लस 10 110 होता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 110 बटे में 100 और गुना 110 बटे में 100। कहने मतलब एक बार 2 बार 3 बार। एक क्यूब का मतलब होता है कि a का 3 बार गुना 1 गुना 1 गुना 1। तो वही लिखा है मैंने 100 प्लस 10 बटे 100 यानी 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अब आपको पहली क्लास में मैंने पक्षांतर करना सिखाया था कि प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ दी गई हमें, जो यहाँ पर भाग के अंदर है ना वो बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और जो वहाँ गुणा के अंदर है वो बराबर के साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। कहने मतलब ये जो है एज इट इज है, ठीक है। ये जो 100 है ये 100 है ये 100 है, ये तीनों भाग के अंदर है। इन तीनों 100 को मैं गुणा में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और जो ये तीनों गुणा के अंदर है यानी 100 प्लस 10 110 110 और 110, इसको मैं 100 प्लस 10 को लिख रहा हूँ 110 यहाँ 110 ये 110 ये 110 ये 110, ये तीनों इसके ऊपर गुणा के अंदर है ना, ये बराबर के जब इस साइड आएंगे तो ये तीनों भाग के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और बराबर क्या बचा प्रारंभिक जनसंख्या, यही हमें याद करना था। उसको कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेते हैं बस गुणा करके और कैंसिल आउट करके। जैसे कि ये 1 0 से 1 0 गई और ये 1 0 से ये 1 0 गई, और 11 की जो क्यूब 1 0 से 1 0 और काट देते हैं। ये जो 11 की क्यूब होती है वो 1331 होती है कि 11 को 3 में गुणा करो तो 1331 आएगा। उस 1331 को मैं तीनों 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ और लास्ट में बचा क्या 1 2 3 4 5 जो बची यानी 1 लाख। प्रारंभिक जनसंख्या क्या आ गई 1 लाख। यही हमसे पूछा गया था कि प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1 लाख। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, चाहे हमें पहले की जनसंख्या दी गई हो चाहे हमें बाद की जनसंख्या दी गई हो, हमें सूत्र यही लगाना है कि अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100 प्लस या माइनस वृद्धि हो रही है कमी और कितने की हो रही है वो बटे में 100 और पावर t यानी कितने वर्षों के बाद चल रही है। ये 3 वर्ष बाद चल रही है तो मैंने 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, तो मैंने 3 बार गुणा कर दिया। अब हमें ये पता हमें ये ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है तो बस वो ही एक साइड बचना चाहिए, वो भी ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ इधर है ही, जो बाकी जो इधर टर्म्स है ना उन सभी को हम बराबर की साइड लेके आएंगे। तो वज्र गुणा करके लेके आएंगे, जो चीजें भाग के अंदर है ना वो तीनों चीजें गुणा में लिख देंगे, और जो तीनों गुणा के अंदर टर्म्स वो तीनों भाग में चली जाएगी। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करना और गुणा करके आंसर निकालना है। तो ये 1 लाख जनसंख्या आ गई, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, ये जनसंख्या संबंधित प्रश्न का जो जनसंख्या संबंधित जो टाइप है उसका ये अंतिम प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2005 में 1 लाख थी। यदि पहले वर्ष प्रथम वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ गई और अगले वर्ष दूसरे वर्ष यानी जनसंख्या में 35% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। 2 वर्ष बाद यानी अंतिम जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो अंतिम जनसंख्या ज्ञात करनी है हमें, तो वो ऐसे लिख दो अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है प्रारंभिक जनसंख्या 1 लाख 2005 में थी 1 लाख, तो प्रारंभिक जनसंख्या होगी 1 लाख गुना यदि पहले वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, 100 में 20 की वृद्धि के लिए प्लस लगा के 20 की वृद्धि हो रही बटे में 100 प्लस 20 बटे 100 यानी 120 बटे 100 गुना अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 35% की कमी हो जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कमी वाला, पहले हम देखते क्वेश्चन की सब में वृद्धि हुई थी, अब इसमें 35% कमी हो रही है, तो है कुछ भी नहीं बस 100 कमी हो रही है माइनस, और कितने कमी हो रही है 35% की, तो 100 माइनस 35 बटे 100
100 में से 35 क्या 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 बटे 100। बस अब इसे कैलकुलेट ही करना है, आपके पास अंतिम जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं हमने इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। गुणा करने पर आएगा जी 78,000, 78,000 आंसर आएगा। तो है कुछ भी नहीं, एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2005 के अंदर 1 लाख थी। यदि पहले वर्ष जनसंख्या 20% वृद्धि हुई, प्रारंभिक जनसंख्या 1 लाख थी, ये 1 लाख लिख दिया। पहले वर्ष जनसंख्या 20% वृद्धि हुई है, बढ़ गई है, तो यानी 100 + 20 बटे 100 यानी 120 बटे 100। और अगले ही वर्ष जनसंख्या में 35% कमी हो जाती है, तो कमी के लिए 100 - 35 बटे 100 यानी 65 बटे 100। और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछी यानी अंतिम जनसंख्या पूछी हमसे, और प्रारंभिक जनसंख्या गुना जो वृद्धि कमी हुई है वो लिख दी हमने, और कैलकुलेशन करके आंसर आ गया 78,000। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद हम अगला टाइप करते हैं, टाइप नंबर 11, उसमें हम आय से संबंधित प्रश्न देखते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइप नंबर 11, और इसमें है आय से संबंधित प्रश्न। आय से संबंधित प्रश्न में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आय बराबर यानी जो सैलरी है, इनकम है, वो बराबर होती है खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस बचत के, सेविंग के। रटने की जरूरत नहीं है, पता है अपने को, नॉर्मल सी बात है कि मेरे पास यदि 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे कितने रुपए बचेंगे मेरे पास 50 रुपए, बस वही बात है। यानी मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो अंत में कितने बचेंगे 50, बस वही लिखा है 50 + 50, 50 बराबर 100। यदि आपको पता है कि मेरी आय यदि 1000 रुपए है, ठीक है, और मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए यानी 500 लेस कर दूंगा, तो 500 जो बचे वो क्या आएगी, मेरी बचत आएगी। बस वही किया मैंने, जैसे कि आय बराबर खर्च प्लस बचत है, पक्षांतर करना अपने को आना चाहिए। अपने को यदि खर्च ज्ञात करना है और आय और बचत दी हुई है, तो खर्च ज्ञात करने के लिए खर्च एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये जो प्लस बचत है ना, ये जरा अगर माइनस में हो जाएगी, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च। जैसे कि मेरी आय थी 1000 रुपए, ठीक है, और मैंने 500 की बचत की, तो बचे कितने 500, बस वो मैंने खर्च कर दिए। बस यही है, और शामिल करना आपको आना चाहिए। बात अपने लिए ये ध्यान रखनी है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। नोट कर लीजिए इसे आप। इसके बाद मैंने आय से संबंधित एक प्रश्न लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 40% भोजन पर तथा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके बावजूद भी वह 1200 रुपए बचा लेता है, ये इसकी सेविंग है। ये तो खर्च कर रहा है 40% और 30%, और जिसकी सेविंग है वो कितनी है 1200 रुपए है। तो उसकी आय कितनी है, यानी आय ज्ञात करनी है हमें। खर्च में पता है कि खर्च उसने कितना किया है 40 और 30 70%, और बचत उसने कितनी की है 1200 रुपए की, और उसकी आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मेनली जो ध्यान देने बात है वो ये है, जैसे इसमें दिया आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 30% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि यहाँ पर दिया होता कि शेष का 30%, तो आपको ध्यान रखना है उस क्वेश्चन को अलग मेथड से करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग मेथड से करेंगे। शेष का इसका मतलब है कि 40% खर्च कर दिया, उसके बाद उसका शेष का 30% ज्ञात करना है हमें। शेष का 30% आगे खर्च करता है, तो हम अगले क्वेश्चन देखेंगे इसका मतलब क्या है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये शेष का वर्ड लगा हुआ है तो क्वेश्चन करने का मेथड अलग होगा, और शेष का यदि नहीं लगा हुआ तो उसका करने का मेथड अलग है। अब जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, 40% भोजन पर और 30% कपड़ों पर। अब ये तो हमने जोड़ दिया कि 40% 30% खर्च कर रहे हैं, तो ये तो हम जोड़ सकते हैं कि यदि 70% खर्च कर दिया उसने। यदि यहाँ पर दिया होता है कि शेष का 30% खर्च कर रहा है इसने कपड़ों पर, तो हम इसको ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं। वो अपने अगले टाइप में देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है कि कैसे करते हैं उसको सोल्व। पहले आप ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है और 30% वो खर्च कर रहा है अपने कपड़ों पर, ठीक है। तो टोटल खर्च इसका कितना होगा 70%। माना कि जो आय है ना वो 100% है, ठीक है, 70% उसने खर्च कर दिया, ये इसका खर्च है, ठीक है। तो यानी प्रतिशत में उसने कितना बचा लिया, 100 में 70 खर्च कर दी, यानी 30% उसने बचत कर ली। और वो 30% बचत रुपए में किसके बराबर है 1200 की। यानी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ इसने कि वह 1200 रुपए बचा लेता है, इसकी बचत कितनी है 1200 रुपए। तो यानी 30% की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 1200। प्रतिशत टॉपिक हमने कर रहे हैं, अपने शुरू से देख रहे हैं इसमें कि दो टर्म्स यूज होती है, एक तो प्रतिशत वाली, एक बिना प्रतिशत वाली, जिसमें ये
प्रतिशत चिन्ह नहीं होता। जैसे कि 40%, 30%, ये तो प्रतिशत संख्याएं हैं, और जो ये 1200 रुपए है ये प्रतिशत में नहीं है। तो बस यही है कि एक तरफ हमें प्रतिशत की वैल्यू याद हो जाए, एक तरफ बिना प्रतिशत की वैल्यू याद हो जाए। हमें वही बराबर करनी होती है कि बचत में 30% बराबर है और वैसे बचत में रुपए में कितने बराबर है, 1200 रुपए। तो हमने बराबर कर दी। क्वेश्चन क्या है, उसकी आय कितनी है कहने मतलब आय हमने 100% मानी है, तो हमें 100% याद करना है। तो हमने देखा था 1% बराबर 1200, तो 1% बराबर 1200 बटे में 30, और हमें याद करना 100%, तो 100% बराबर 1200 बटे 30 गुना 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40, तो यानी 40 into 100 4500। ये इसके बाद उसकी आय आ गई। उसकी आय कितनी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है, ये उसका खर्च है। 40% भोजन पर, 30% कपड़ों पर, 70% उसका खर्च हो गया, और आय 100% है, तो बचत कितनी होगी 30%, और वो 30% हमें 1200 के बराबर दे रखी है। तो ये लिखा है मैंने 30% 1200 के बराबर है, और आय ज्ञात करनी है, आय का मतलब 100% ज्ञात करना है। तो 100% ज्ञात करने के लिए 30% बराबर 1200, 1% बराबर 1200 बटे 30, और 100% बराबर 1200 बटे 30 गुना 100। कैंसिल आउट करके 4000 उसकी आय आ गई। ज्ञात कर, इतने नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, 20% मकान किराए पर खर्च करता है, शेष का 25% भोजन पर। अब जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, जिसको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है कि शेष वर्ड जो दिख जाए, शेष का, ठीक है ना, शेष का नहीं है, इसको अलग मेथड से करना है। पहले वाली तरह नहीं है कि यदि हमने इसे 20% मकान किराए पर खर्च किया था इसने, तो 25% भोजन खर्च किया, तो आप इसे ऐड कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस 20% को इस 25% में ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करने का तरीका क्या होता है वो अभी देखेंगे आगे। तो मेन आपको ध्यान रखना है, इसमें शेष वर्ड है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखते हैं अभी। और तथा शेष का, फिर वापस शेष वर्ड आ गया, का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, इन सब के बावजूद वह 1080 रुपए बचाता है, इसकी बचत है। तो उसकी टोटल आय, कुल इनकम कितनी थी उसकी, वो ज्ञात करनी है। तो देखिए उसकी आय मान लेते 100% थी, उसकी आय 100% थी, ठीक है। मासिक आय का 20% मकान किराए पर खर्च कर रहा है वो। मासिक आय का 100% का, यानी आय मैंने 100% मानी है, आय का मतलब गुना, और 20% खर्च कर रहा है वो। 20% खर्च कर दिया, तो कहने मतलब उसके पास कितना बच गया, 80% बच गया। तो हम इसका 100 का 80% याद कर लेंगे, और प्रतिशत को हटाने के बाद बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर 80% बच गया, ठीक है ना। इसमें दो चीजें होती है, जैसे ये खर्च दिया हुआ है 20%, तो खर्च अगर यदि 20% है तो बचत कितनी होगी 80%। 100 में से 20 गया 80, तो हमें बचत ही ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें आगे बचत दी हुई है। तो हम ये खर्च को न लेकर 100 में से ये 20 घटाकर हम बचत को लेंगे। तो हमने 100 में से वो 20 घटाकर 80, और ये टोटल आय है, 100 का 80% हमने ज्ञात कर लिया। अब ये शेष बचा है, ठीक है, यानी कि मकान किराए को देने के बाद में ये शेष इतना इसके बाद बच गया, जो आय इसकी इतनी बच गई है 80%। आगे क्या कहता है, शेष का, अब ये शेष बचा है का, शेष का यानी शेष कितना है 80%, का यानी गुणा 25% भोजन पर खर्च कर रहा है। अब 25% भोजन खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 यानी 75। तो 80 का हम 75% याद कर ले, प्रतिशत को हटाने बटे में 100, कैंसिल आउट करके आंसर निकाले थे इसका। जैसे कि 20 चौका 80, 20 पांचे 100, 5 का 5, 5 का 5, 55 25, 15 75, और 15 चौकी 60%। अब इतना शेष बच गया, यानी कि मकान किराए और भोजन को देने के बाद में शेष इस बार 60% बच गया। अब ये वापस कह रहा है शेष का, अभी शेष ये रहा का, शेष 60%, का मतलब गुना 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, खर्च 10% कर रहा है, तो बचत कितनी होगी 90% की, 100 माइनस 10 यानी कि 90 की बचत होगी। तो 60 का 90% को उठाएंगे बटे में 100, तो बराबर कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, 54%। तो ये बचत आ गई लास्ट में इसकी। अब शेष इतना बच गया इसके बाद लास्ट में शेष,
और वो शेष अब इसने दिया क्वेश्चन अपने को, इन सब के बावजूद वह 1080 रुपए बचाता है, यानी कि ये 54% की वैल्यू है ना, ये 1080 के बराबर है। ये 54% जो वैल्यू है ये 1080 के बराबर है। तो व्यक्ति की कुल आय याद करनी है, कुल आय हमने कितनी मानी थी 100%, तो 54% हमारे पास आ गया है, तो 1% बराबर 1080 बटे 54, और हमें याद करनी है 100% की वैल्यू, तो बराबर हो जाएगा 1080 बटे 54 गुना 100। इसे सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा 2000। सोल्व कर लीजिए आप इसे, 54 दूनी 108 0 और 2000, तो ये इसकी आय आ गई। ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, और काफी शॉर्ट मेथड है। एक मेथड अपने और देख लेते हैं उसका। जब भी ये क्वेश्चन, ये शेष वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे शेष का, तो उस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें आय ज्ञात करनी है। तो आय बराबर जो हमारे पास जो बचत है, बचत गुना 1080 गुना जो हम खर्च कर रहे हैं, यानी 20% हमने मकान किराए पर खर्च किया है, तो 100 बटे में 100 माइनस 20, 100 बटे में 100 माइनस 20, फिर गुना, फिर हमने खर्च किया है भोजन पर 25%, तो 100 बटे 100 माइनस 25, और फिर 10% शिक्षा पर खर्च किया है, तो 100 बटे 100 माइनस 10। सोल्व कर लेंगे हम इसे, 1080 गुना 100 बटे 100 में से 20 गया 80 गुना 100 बटे 100 में 25 गया 75 गुना 100 बटे 100 में 10 गया 90। आप सोल्व करोगे तो भी 2000 ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरह करने का एडवाइस देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आप करते हैं पूरे मेथड से, तो आप कभी गलती और मिस्टेक इसमें चांसेस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ शेष नहीं दिया, आप कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको क्या करें क्या ना करें, इसलिए आप इसी जो कंसेप्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कीजिए। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं इसको। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान किराया खर्च करता है, शेष का, यदि शेष का वर्ड आ जाए तो हम शेष निकालकर उसके बाद का मतलब गुना वैसे कैलकुलेट करेंगे, हम गणना करते हैं। तो 100% आय थी, 100 का 20% खर्च कर दिया इसने, तो 80% बचा, तो 100 का 80% हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद शेष बच गया, फिर शेष का 25% भोजन खर्च किया है, तो यानी 75% बच गया, तो हमने इसका 75% ज्ञात कर लिया, तो 60% शेष बच गया। अब बाद में वापस कह रहे हैं कि शेष का 10% शिक्षा पर खर्च किया है, तो यानी कि अभी 90% बच गया, तो हमने फिर ज्ञात कर लिया 54%। अब अंततः इस बार 54% बचे हैं, वो बचत किसके बराबर है 1080 के, तो 54% बराबर 1080, तो 1% बराबर 1080 बटे 54, 100% बराबर, इसको सोल्व कर लेंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसकी कुल आय 2000 हो गई, नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद में हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा आप इसे। किसी भिन्न संख्या क्या होती है, जैसे कि x अपॉन y, ये एक भिन्न संख्या है, ठीक है। भिन्न संख्या के अंश को, यानी अंश मतलब ये जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, और जो ये बटे में होता है उसको हर कहते हैं, ठीक है। एक भिन्न संख्या के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी इसमें 20% की वृद्धि कर दी, तथा हर को 50% बढ़ा दिया जाता है, हर इसमें 50% वृद्धि कर दी, तो भिन्न संख्या है ना वो 2 बटा 5 हो जाती है, बराबर में 2 बटा 5 आएगा। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे वो कौन सी भिन्न है जिसमें ये दोनों संक्रिया लगाने पर हमें 2 बटा 5 प्राप्त हो जाए, तो वो वास्तविक संख्या, वो वास्तविक भिन्न संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें वो वास्तविक भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो अपनी भिन्न, अपने पता नहीं कौन सी भिन्न है, तो अपने मानना वो भिन्न जो है वो है x अपॉन y, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भिन्न संख्या के जो अंश है ना, अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है। 20 पर बढ़ाने का मतलब होता है 100 में बढ़ाएगा, तो 100 में 20 बढ़ाएगा तो यानी कि 120%, ठीक है। तो x गुना x का 120%, तो 120% को बढ़ाएंगे बटे में 100, और बटे में क्या है y में ये तथा हर को 50% बढ़ा देता है, तो वही सेम 100 में 50 बढ़ा देंगे तो 150 हो गया, तो 150 बटे 100 और बराबर में हमारे पास भिन्न संख्या 2 बटा 5 हो जाती है, हमें दी हुई है भिन्न संख्या 2 बटा
5 हो जाती है। कहने का मतलब हमारे पास एक दो संक्रिया दी गई है, अंश को 20% बढ़ा दिया और हर को 50% बढ़ा दिया, तो हमारे पास ये भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो हमसे ये वास्तविक भिन्न पूछे कि x बटा y का मान क्या है। अब इसे सॉल्व भी करना है। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x गुना 12 बटे y गुना 15 और बराबर में क्या है 2 बटा 5। उसके बाद में हम वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा में क्या होता है कि ये जो 12 है ये 5 के गुणा में चला जाएगा, जो 15 है ये 2 के गुणा में चला जाएगा। तो x बटे y बराबर ये 2 बटा 5 ऐसी चीज पहले था ही, ये जो 15 भाग में उधर गुणा में आ जाएगा 2 के गुणा में, और ये जो 12 ऊपर गुणा में इधर जाकर नीचे भाग में गुणा भाग में चला जाएगा, यहाँ पर 5 के गुणा में चला जाएगा, यानी तो 12 आ गया। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 5 15 और 3 चौकी 12, 5 गुण 5 5 गुण 5 2 गुण 2 2 दूनी 4, यानी x अपॉन y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बटे 2। तो इस प्रकार हमने ये वास्तविक भिन्न प्राप्त कर लिया। आप चाहे इस क्वेश्चन जांच कर सकते हैं कि इसमें 1 में 20% वृद्धि कर लो, जैसे कि 1 बटा 2 प्राप्त हो गया ना, तो हमें दिया हुआ अंश को एक 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 1 में 20% बढ़ा दो और जो ये 2 है इसमें 50% बढ़ा दीजिए, तो आपको ये ही भिन्न प्राप्त होगी, 2 बटा 5 प्राप्त होगी। तो इसी के साथ हमारा प्रतिशत का अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा अरिथमेटिक का प्रतिशत टॉपिक पूरा हो चुका है। इसके बाद हम अगली क्लास में प्रतिशत अरिथमेटिक का नया टॉपिक करेंगे। औसत करें या पासमान करें वो आपकी इच्छा है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जो भी कमेंट ज़्यादा आएंगे हम उसी को अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, औसत या अनुपात समानुपात। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।